प्रिय बच्चों, आज मैं आपको आपके हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में आने वाले द्विवेदी युग के विषय में सामान्य जानकारी प्रदान करूंगी। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति तथा रूढ़ि से स्वच्छंदता के द्वार पर ला खड़ा करने वाले 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों का बहुत महत्व है। इस कालखंड के पथ प्रदर्शक विचारक महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग उचित ही है। वैसे इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में यह समय ब्रिटिश शासन के दमन चक्र का था। 1857 के विद्रोह के पश्चात महारानी विक्टोरिया के सहृदयतापूर्ण घोषणा पत्र से भारतीय जनता को कुछ आशा बंधी, कुछ सुधार भी हुए। भारतेंदुकालीन कवियों ने अंग्रेजों की प्रशस्तियाँ लिखी और राजेश्वरी विक्टोरिया की जय जयकार की, किंतु छोटे मोटे सुधारों के अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ। प्रजा में ने जो बड़ी बड़ी आशाएं लगाई थी अपूर्ण ही रही। अनेक प्रतिगामी एवं काले कानून पास हुए जिनसे जनता पिसती गई। फलतः जनता में असंतोष और शौम की आग भड़कती चली गई। आर्थिक दृष्टि से भी अंग्रेजों की नीति भारत के लिए अहितकर ही थी। कच्चा माल भारत से जाता और उसी माल का बना सामान भारत में ऊंचे मूल्य पर बेचा जाता। देश का धन निरंतर बाहर जाने से भारत निर्धन हो गया। यहाँ उद्योग धंधों के विकास की ओर सरकार का ध्यान ही नहीं गया। ऊपर से एक पर एक पड़ने वाले प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप ने देशवासियों की कमर तोड़ दी। अत्याचारों की विफलता का मुख्य कारण परतंत्रता ही समझ में आया। अतः जनता ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। सौभाग्य से गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता मिल गए। स्वराज एवं स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि धूम मच गई। भारतेंदुकालीन साहित्यकार जहाँ भारत दुर्दशा पर दुख प्रकट करके रह गया था, वहीं द्विवेदी कालीन कवि मनीषियों ने देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ साथ देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा भी दी। उन्हें आत्मोत्सर्ग एवं बलिदान का मार्ग भी दिखाया। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गौरांग प्रभुओं ने राजनीतिक एवं आर्थिक ही नहीं, शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांसारिक क्षेत्रों में भी कूटनीति से काम लिया था। भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा किसी सदुद्देश्य प्रेरित होकर नहीं दी जा रही थी। उनका उद्देश्य था देशवासियों का ऐसा वर्ग खड़ा करने का जो शरीर से भारतीय होते हुए भी मन से अंग्रेजों के गुलाम हो और उनके शासन कार्य में सहायक सिद्ध हो सके। एक सीमा तक शासक वर्ग को इसमें सफलता भी मिली। दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतवासी बर्क, मील, स्पेंसर, रूसो आदि विचारकों की रचनाओं के संपर्क में भी आए, जिससे राष्ट्रीयता एवं स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना को और बल मिला। वैसे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्य समाज, ब्रह्म समाज सोसाइटी तथा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म और समाज के पुनरुत्थान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। आलोच्य काल में इसका और भी विकास हुआ। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, मदन मोहन मालवीय,
आदि नेताओं और निस्वार्थ समाज सेवियों ने देशवासियों के स्वाभिमान को जगाने और अपनी गौरव परंपराओं के प्रति उन्हें निष्ठावान बनाने का सफल प्रयास किया। द्विवेदी युगीन काव्यधारा। द्विवेदी युग से पूर्व कविता के क्षेत्र में मुख्यतः श्रृंगार, भगवत भक्ति एवं देशभक्ति की धाराएं प्रभावित थी। समस्या पूर्तियों का भी खूब जोर था। इसके लिए अनेक कवि गोष्ठियों की स्थापना हुई। गद्य की एकमात्र भाषा खड़ी बोली स्वीकार कर लेने पर भी भारतेंदु काल में ब्रज भाषा का ही साम्राज्य बना रहा। यद्यपि खड़ी बोली में भी कम रचनाएं हुई, किंतु उसे काव्य के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया। ब्रज भाषा की माधुरी पर रिझा हुआ इन लोगों का रसिक मन अंत तक खड़ी बोली की उपयोगिता पर अविश्वास करता रहा। सब मिलाकर भारतेंदुकालीन कविता के उपादान सीमित तथा अधिकांशतः पिष्ट पेशित थे एवं इस युग की काव्य भाषा परंपरागत थी। भारतेंदु के बाद भी कुछ समय तक यही स्थिति बनी रही। 19वीं शताब्दी का अंत होते होते हवा बदलने लगी। परिवर्तित जन रुचि को भक्ति एवं श्रृंगार की पिष्ट पेशक बेस्वाद प्रतीत हुआ। समस्या पूर्तियां एवं नीरस तुकबंदियों से सहृदय उब गए। ब्रज भाषा का आकर्षण भी कम हो गया। सुयोग से इसी समय जनता की रुचि एवं आकांक्षाओं के पारखी तथा साहित्य के दिशा निदेशक आचार्य द्विवेदी जी का प्रादुर्भाव हुआ। जून 1900 की सरस्वती में प्रकाशित हे कविते शीर्षक अपनी कविता में उन्होंने जन रुचि का प्रतिनिधित्व करते हुए ही सौरस्य एवं वैविध्य के अभाव तथा ब्रज भाषा के चिर प्रयोग पर क्षोभ प्रकट किया था। 1903 में आचार्य द्विवेदी सरस्वती के संपादक बने। उन्होंने नायिका भेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने, सभी प्रकार के छंदों का व्यवहार करने, सभी काव्य रूपों को अपनाने तथा गद्य और पद्य भाषा के एकीकरण का परामर्श दिया। उनकी अबोध प्रेरणा एवं वात्सल्य में प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप अनेक कवि सामने आए जो उन्हीं के आदर्शों को लेकर आगे बढ़े, जिसमें मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शंकर सिंह, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। समयानुसार चलने वाले कतिपय कवियों ने अपना रास्ता बदला। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, नाथुराम शर्मा शंकर तथा राय द्विवेदी प्रसाद पूर्ण काव्य के चिर परिचित उपादानों को छोड़कर नए विषयों पर कविता लिखने लगे। इस युग की कविता में विषय की दृष्टि से अपार वैविध्य एवं नवीनता आई। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई। गुप्त जी, ठाकुर, स्नेही, पांडे खड़ी बोली के कवियों के रूप में ही सामने आए, किंतु श्रीधर पाठक, हरिओद ब्रज भाषा में अच्छी कविता लिख चुके थे। वे भी अब खड़ी बोली का व्यवहार करने लगे। पूर्ण जी ने परंपरागत विषयों की कविता के लिए ब्रज तथा नए विषयों की कविता के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया। द्विवेदी जी की भाषा की शुद्धि एवं वर्तनी की एक रूपता के प्रबल समर्थक थे। अतः इस युग की काव्य भाषा व्याकरणिक दृष्टि से सामान्यतः शुद्ध है तथा वर्तनी की दृष्टि से उसमें भारतेंदु युग जैसी अस्थिरता नहीं है। हिंदी के सभी छंदों का ही नहीं, संस्कृत व्रतों तथा उर्दू वहनों का भी प्रयोग हुआ। आचार्य द्विवेदी ने समस्या पूर्ति को छोड़ने तथा स्वतंत्र विषयों पर कविता लिखने का भी परामर्श दिया। फलतः इस युग में समस्या पूर्तियों का भी रिवाज कम हो गया। जगन्नाथ रत्नाकर, कवित्त रत्न प्रभृति दो एक कवि अब भी ब्रज भाषा के परिचित मार्ग पर भी चलते रहे, परंतु नूतन प्रभाव से वे भी अछूते नहीं रहे।